हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, भाई जय हिंद सभी को। देखिए भाई, इस क्लास के अंदर वही हमने जो पहले किया था भाई, देखते हैं। एचएसएससी बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, साथ में जो भी ऑप्शन आएंगे उनके एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन होंगे आपके 100+ एमसीक्यू, यानी कि 100+ से भी ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। क्लियर है ना भी बात। एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, वो उन चारों ऑप्शनों के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी हमारी वीडियो के अंदर, ठीक है ना। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं ये सभी पेपरों के लिए। हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव पटवारी क्लर्क। क्लियर है ना भाई। देखिए चैनल के ऊपर क्या बनी हुई है, केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है और रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लियर है ना, जिसमें डे बाय डे हम हर दिन 1 या 2 वीडियो ऐड करते रहते हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग से आपको क्या करवाना शुरू कर रखा बेटा, सिलेबस करवाना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। ये सीरीज़ हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि साथ साथ में एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। आपको ये पता चलता जाएगा भी क्वेश्चन किस प्रकार पूछ रखे हैं और किस प्रकार आगे पूछे जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन देखना हो तो उसी के अंदर जाना आप, ठीक है ना। इससे पहले वाली वीडियो है, ठीक है ना, इससे पहले वाली वीडियो है, उसके ऊपर हमने 10 से 12 क्वेश्चन है, मतलब 10 से 12 तो अलग हो गई। एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, तो 40 से 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन करवा रखे हैं भाई आपको, ठीक है ना। क्या क्या उसमें पूछ सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है पूछे जाने की। क्लियर है ना भाई। और आगे इसी तरह की सीरीज़ के लिए चैनल को क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें। चैनल को क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें। चलो भाई आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई आज का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है, यानी कि मलेरिया अफेक्ट विच पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो आपके कौन से पार्ट को मलेरिया अफेक्ट करता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये देखिए भाई, जो मलेरिया डिजीज़ है वो किस प्रकार से फैलती है। सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, मलेरिया जो हमारी बीमारी है ना, वो किस प्रकार से फैलने का काम करती है। अब देखो, जो मलेरिया होती है ना, मलेरिया वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा, नामक किसके द्वारा भाई, प्रोटोजोआ के द्वारा। अगर कोई आपसे पूछ ले भाई मलेरिया किस प्रकार की बीमारी है भाई, किस प्रकार की, मतलब वायरस से फैलने वाली है, बैक्टीरिया से फैलने वाली है, या आपकी फंगस से फैलने वाली है, तो आप क्या नाम दोगे भाई। ये प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है, कोई वायरस बैक्टीरिया या फंगस का इसमें कोई अहम रोल नहीं होता। क्लियर है ना। ये मलेरिया जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, ये कहाँ से आता है भाई, ये आता है बेटा आपका मादा एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज मच्छर की लार ग्रंथियों में होता है भाई। मच्छर की किस में होता है, ये लार ग्रंथियों के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये अंग को प्रभावित करता है भाई प्लीहा को, यानी कि स्प्लीन को, ठीक है। स्प्लीन, प्लीहा, या फिर इसको एक नाम और दे सकते हैं जिसका नाम होता है भाई तिल्ली, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, जानवरों का ब्लड बैंक बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है, जानवरों का ब्लड बैंक। क्योंकि क्यों होता है भाई, पूरे शरीर का, पूरे शरीर का 350 ml रक्त, 350 ml रक्त यहीं मिलता है भाई आपको। पूरे शरीर का 350 ml रक्त कहाँ पर मिलता है बेटा आपको, प्लीहा यानी कि तिल्ली के अंदर मिलता है। क्लियर है ना भाई बात। उसके बाद अगर मान लो किसी को मलेरिया डिजीज हो जाती है, तो औषधि कौन कौन सी होती है भाई उसकी। औषधि की मैं बात करता हूँ, तो औषधि में सबसे पहले क्विनीन इसकी एक औषधि है, ठीक है। क्विनीन, ये क्विनीन क्या होती है भाई, सबसे पुरानी औषधि है। एक खास बात तो ये है इसकी, सबसे पुरानी औषधि। दूसरे नंबर पर ये क्विनीन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, क्विनीन कहाँ से प्राप्त होती है, तो सिनकोना जो वृक्ष होता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है भाई। किससे प्राप्त होती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से। अभी एक नई औषधि भी बनी है बेटा इसकी, नई औषधि क्या है, अर्टीथर। क्या नाम है भाई उसका, अर्टीथर है, ठीक है। ये नई दवा है भाई मलेरिया की। कौन सी दवा है, नई दवा है। ये कहाँ से प्राप्त होती है अपने को, आर्मीसिया एनुआ, आर्मीसिया एनुआ नामक पौधे से तैयार होती है भाई, नामक पौधे से तैयार।
क्लियर है भाई बात। तो इस प्रकार से अगर मलेरिया डिजीज़ या स्प्लिन या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है ना, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से पूछे जाएंगे। अब देखिए भाई हार्ट है, हार्ट से संबंधित क्या होता है, हार्ट से संबंधित बता देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन दे रखा है हार्ट से संबंधित भाई, एक तो हार्ट अटैक होता है, एक हार्ट अटैक होता है, और एक बेटा आपका हार्ट फेलियर होता है। क्या होता है, एक हार्ट फेलियर होता है भाई आपका एक, ठीक है। ये किस प्रकार से होता है, जिस टाइम पे कोरोनरी धमनी रुक जाती है, कोरोनरी धमनी में अवरोध होने के कारण, अवरोध होने के कारण, ठीक है। ये तो हो गया हार्ट अटैक। अगर आपसे पूछ ले हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में क्या होता है भाई, जो हार्ट होता है ना वो शरीर के दूसरे अंगों को, शरीर के दूसरे अंगों को क्या नहीं कर पाता भाई, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। उस टाइम पे क्या होता है भाई, आपका हार्ट फेलियर होता है। क्लियर है ना भी बात। अब लंग्स की बात करता हूँ भाई मैं, लंग्स की, ठीक है। जैसे लंग्स में एक बीमारी होती है आपकी अस्थमा, अस्थमा के अंदर आपके क्या इफेक्ट होते हैं बेटा, लंग्स होते हैं। किडनी होते हैं भाई, किडनी के ऊपर, किडनी स्टोन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है भाई। जो पथरी होती है ना, पथरी होती है CaC2O4, जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्जालेट, ठीक है ना, वो भी एक मतलब इसके अंदर पथरी पाई जाती है। या फिर दूसरे नंबर पर जिस टाइम पे हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है तो शरीर में किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है बेटा, यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और यूरिया की मात्रा ज़्यादा होने से आपको कौन सी प्रोसेस करवानी पड़ती है भाई, डायलिसिस प्रक्रिया करवानी पड़ती है। डायलिसिस को हिंदी के अंदर बोलते हैं अपोहन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं बेटा, अपोहन प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा भाई, प्लीहा यानी कि स्प्लीन। आगे देखिए, निम्न में से किस एक का उपयोग व्यापक रूप से निश्चेतक के रूप में हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अनकॉन्शियस ए पर्सन। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा ये पूछने जा रहा है भाई कि कौन से मतलब कि इन चारों ऑप्शनों में से हम किसका उपयोग किसी को बेहोश करने के अंदर कर सकते हैं भाई, निश्चेतक के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बेटा आपका क्लोरोफॉर्म। राइट आंसर क्या है भाई आपका, क्लोरोफॉर्म। अब देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा आपका मिथेन। मिथेन का केमिकल फार्मूला क्या है आपका, मिथेन का केमिकल फार्मूला है बेटा CH4, ठीक है ना। CH4 पे क्वेश्चन आता है भाई। क्वेश्चन कैसे आता है, इसको कौन सी गैस बोलते हैं बेटा, मार्स गैस बोलते हैं। या फिर क्या बोलते हैं बेटा, इसको गोबर गैस कहा जाता है। या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, कीचड़ गैस कहा जाता है, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको बायोगैस कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर कहाँ पर मिलती है बेटा, ये धान के खेतों में मिलती है, धान के खेतों में, ठीक है, धान के खेतों में। उसके बाद भाई आपसे पूछ ले गली सड़ी सब्जियों के अपघटन में भाई, गली सड़ी सब्जियों के अपघटन में भाई, अपघटन में, ठीक है। या फिर आपसे पूछ ले बेटा कोयले के खदानों में, कोयले के खदानों में, कोयले के खदानों में जो क्या होते हैं आपके, विस्फोट होते हैं। विस्फोट होने का कारण, विस्फोट होने का कारण क्या होती है भाई आपकी, CH4 यानी कि मिथेन गैस होती है, ठीक है ना। क्या होती है बेटा आपकी, मिथेन गैस होती है। क्लियर है ना अभी बात। दूसरे नंबर पर भाई अमोनिया। अमोनिया से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाई आपके, दूसरा ऑप्शन दे रखा है NH3। देखिए अमोनिया क्या होता है, हमारे यकृत में, हमारे यकृत में अमोनिया की मदद से क्या बनता है बेटा, यूरिया। यानी कि अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है भाई, यूरिया में कन्वर्ट होता है। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाई आपसे, जैसे जो आपके शौचालयों में गंद आती है, शौचालयों में गंद, वो किसके कारण आती है बेटा आपकी, अमोनिया के कारण। दूसरे नंबर पर जो ताजे मूत्र से गंद आती है बेटा, ताजे मूत्र से गंध, वो किसके कारण होती है भाई आपकी, यूरिनोड के कारण होती है। किसके कारण है बेटा, यूरिनोड के कारण, ठीक है ना। मैं जल्दी लेके चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है भाई आपके, ठीक है ना। आप थोड़ा सा स्पीड कम करके इसको देखने का काम कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए भाई अब देखो तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है बेटा आपका, फूलों के रंग उड़ाने वाली गैस है भाई, फूलों के रंग उड़ाने वाली गैस, उड़ाने वाली गैस,
ठीक है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लोरीन, ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो इसको कैसे याद करोगे भाई, ये आता है, ठीक है, इस ग्रुप के अंदर है बेटा आपका ये। और ये ग्रुप कौन सा है बेटा आपका, 17वां ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भाई, 17वां ग्रुप, ठीक है। और 17th ग्रुप को क्या कहा जाता है बेटा, हेलोजन कहा जाता है, हेलोजन, ठीक है ना। इसको कैसे याद करोगे भाई, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा इसका, 17 होता है, यानी कि 17 होता है। हेलोजन का मतलब क्या होता है बेटा, वो ग्रुप जो साल्ट जनरेट करता है भाई, नमक, ठीक है, नमक उत्पन्न करने वाला भाई, नमक उत्पन्न करने वाला। क्लियर है ना बात है। और दूसरे नंबर पर क्या है भाई, आगे जो हमारा आगे हमारा जो आंसर बना है इसका, एक निश्चित तक के रूप में किसका उपयोग करते हैं भाई, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है भाई, CHCl3, ठीक है ना, CHCl3। ये क्या होता है भाई, एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है जिसे चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी को क्या करते हैं भाई, शल्य क्रिया किए जाने से पहले क्या करते हैं, बेहोश करते हैं, ठीक है ना। ये होता है भाई, ठीक है ना, क्लियर। आगे चलते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है भाई, देखिए इसके ऑप्शन मिसिंग आगे, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ आपको कौन सी है। हम अपने शरीर की पूरी ग्रंथियों के नाम लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ तक कौन कौन सी ग्रंथि होती है बेटा आपकी। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ भाई, खोपड़ी के अंदर। खोपड़ी के अंदर यहाँ पर कौन सा पार्ट होता है बेटा आपका, हाइपोथैलेमस पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है बेटा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का एक नीचे वाला सिरा, एक ऊपर वाला सिरा। नीचे वाले सिरे को क्या बोलते हैं बेटा, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। और क्या होता है, ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है बेटा, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। क्लियर है ना अभी बात। उसके बाद ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है बेटा आपकी, पिनियल ग्रंथि होती है, पिनियल ग्लैंड होती है। पिनियल ग्रंथि का क्या काम होता है बेटा, ये जैसे जितने भी आपके रेप्टाइल्स होते हैं उनकी जो स्किन थोड़ी सी चिकनी होती है। रेप्टाइल का मतलब जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब हो गए सरीसृप कैटेगरी वाले। क्लियर है ना। गले के अंदर कौन सी दो ग्रंथियां होती हैं बेटा आपकी, सबसे पहले नंबर पर ये होती है थायराइड ग्रंथि, और दूसरे नंबर पर होती है पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। क्लियर है ना। आपसे पूछ रहे नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है भाई, नमक की मात्रा थायराइड ग्रंथि के अंदर। आपकी हार्ट बीट को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है बेटा, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है ना, थायरोक्सिन। अब उसके बाद पूछ ले भाई चेस्ट, छाती के अंदर एकमात्र ग्रंथि कौन सी होती है भाई, थाइमस ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि बोला बेटा मैंने, थाइमस ग्रंथि। उसके बाद किडनी आ जाती हैं भाई, किडनियाँ। किडनियों के ऊपर दो ग्रंथियाँ होती हैं इस प्रकार से, जिसका नाम होता है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, जिसको एड्रीनेनिल ग्लैंड कहते हैं, एड्रीनेनिल ग्लैंड कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद एक किडनी के ऊपर इस प्रकार से पड़ी हुई ग्रंथि होती है बेटा, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज ग्रंथि। पेनक्रियाज का मतलब होता है बेटा आपका अग्नाशय होता है, ठीक है। ये शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है भाई, सेकंड बड़ी ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद ये एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है भाई, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये होता है जो क्या छोड़ती है बेटा आपके, एंजाइम भी छोड़ती है और हार्मोन भी छोड़ने का काम करती है। क्लियर है ना। उसके बाद ये जो थायराइड ग्रंथि होती है बेटा आपकी, थायराइड ग्रंथि, ये क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि भाई, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। यानी कि एंडोक्रीन ग्लैंड होती है भाई ये, एंडोक्रीन ग्लैंड। क्लियर है। अगर ये अंतःस्रावी वर्ड हटा दें, वैसे पूछ ले शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या नाम दोगे बेटा, यहाँ से लीवर नाम देंगे हम, ठीक है ना। तो शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या बना भाई आपका, पीयूष ग्रंथि बन गया, पिट्यूटरी ग्लैंड बन गया, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, ये इसका नाम है भाई। आगे देखो, मेनिंजाइटिस उत्पन्न होता है। अब ये मेनिंजाइटिस क्या है भाई, देखिए सबसे पहले तो ये मेनिंजाइटिस जो बीमारी होती है ना, मेनिंजाइटिस बीमारी,
ये क्या करती है, इफेक्ट ब्रेन, इफेक्ट ब्रेन यानी कि आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है भाई, मस्तिष्क को प्रभावित करने का काम करती है ये। ठीक है, हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है बेटा आपका, देखिए 1350 ग्राम, एक तो ये रेशो हो सकता है, या फिर 1200 से 1400 ग्राम अगर रेंज की बात करें तो। क्लियर है ना बेटा बात, अगर एग्जैक्ट पूछें 1350 ग्राम। दुनिया में सबसे हल्का मस्तिष्क किसका था भाई, दुनिया में सबसे हल्का मस्तिष्क, हल्का ब्रेन किसका था भाई, वो था एल्बर्ट आइंस्टीन का। अच्छी खासी स्टोरी है इसके ऊपर, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो भाई कैसे पता चला था। ठीक है ना, वो बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो इसका कितना था बेटा, 1250 ग्राम। आज भी म्यूजियम के अंदर 1000 टुकड़ों में एल्बर्ट आइंस्टीन का मस्तिष्क है वो एज इट इज़ रखा है भाई। ठीक है ना। अब देखिए ये मेनिंजाइटिस रोग हमने पूछ लिया भाई, बीमारी से ये मस्तिष्क से संबंधित होता है, तो ये उत्पन्न होने का कारण क्या है इसका, तो उत्पन्न होने का कारण है बेटा इसका मेनिंजोकोकस। ठीक है, मेनिंजोकोकस क्या है, मेनिंजोकोकस आपका एक बैक्टीरिया है बेटा, क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु है भाई आपका। ठीक है ना, और ये सीधा किसको प्रभावित करता है भाई, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसकी वजह से होता क्या है भाई, ठीक है, इसकी वजह से क्या क्या चीज़ हो सकती है, सबसे पहले तो आपके सिर के बाल उड़ सकते हैं भाई, यानी कि गंजापन हो सकता है, गंजापन। ठीक है ना, यानी कि बाल्डनेस हो सकता है भाई, बाल्डनेस जिसको कहा जाता है। दूसरे नंबर पर क्या हो सकता है भाई, त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं, यानी कि स्किन प्रॉब्लम हो सकती है भाई, स्किन प्रॉब्लम। क्लियर है। उसके बाद ये ब्रेन को इफेक्ट करता है वो तो अपने को पता चल ही गया। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे। देखिए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, मैं एक बार अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको। देखिए ह्यूमन ब्रेन है बेटा पूरा का पूरा। ठीक है ना, अब आपसे पूछा था मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो गया सेरेब्रम। क्या राइट आंसर हो गया बेटा, सेरेब्रम हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है ना, एक बार हम ह्यूमन ब्रेन को देखते हैं यहाँ से। देखिए ये ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, क्लियर है ना भाई। ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर में सबसे पहले मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा, 3 भाग। सबसे पहला कौन सा भाग है, अगर मस्तिष्क भाग है, यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर मस्तिष्क के यहाँ से देखो भाई कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। सबसे पहले ध्राणपाली, उसके बाद परम मस्तिष्क जिसको सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम का काम क्या होता है भैया, है विचार, बुद्धि, स्मृति और अनुभव से सीखने की कला दिखाता है। सेरिब्रम के ऊपर खास बात क्या है, यह सबसे बड़ा भाग है भाई। देखो एज इट इज हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं भाई। ठीक है ना, क्लास के अंदर जिस टाइम पे आपका ह्यूमन ब्रेन आएगा ना, उस टाइम यही डायग्राम आपको दोबारा से फिर डिस्क्राइब करेंगे भाई। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो आप। हमने ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर से किया, यहाँ से बिल्कुल लिख रखा है सबसे बड़ा भाग, और क्या लिख रखा है साथ में, इंपॉर्टेंट टिक कर रखा है। और यही क्वेश्चन आपका 2016 के अंदर कलर के बड़े पेपर के अंदर पूछ रखा था। ठीक है, और देख लो भाई और क्या है इसके अंदर। अब जो ध्राण पाली क्या करती है भाई, गंध से जुड़ी संवेदनाएं होती हैं। ये जो पाली होती हैं, लोब होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 4 प्रकार के आपके। जो फ्रंटल होता है, फ्रंटल फ्रंटल ये आपका साइलेंट पार्ट होता है, साइलेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बेटा, साइलेंट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा होता है आपका, फ्रंटल। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कौन से विचार आते हैं, रचनात्मक, हम किसी चीज़ की रचना करते हैं। पैराइटल, ध्वनि डिकोड, ध्वनि डिकोड का मतलब सामने से हमको कोई आवाज़ सुनाई दी और उस पर हमने जो कार्य किया। तीसरे नंबर पर टेम्पोरल, ये क्या करता है भाई, कोई वस्तु गर्म है, स्पर्श, या स्पर्श मतलब टच, ठंडा, दर्द, गंध, भावनाएं और सुनने पर भी नियंत्रण करता है भाई ये। अनुकपाल क्या होता है, आंख द्वारा देखी गई छवियों का डिकोड। कोई चीज़ हमने 2 से 3 साल पहले कोई बिल्डिंग देख ली, वही हमारे दिमाग में छपी रहेगी भाई, उसको देखते ही याद आ जाएगा हमने ये देखी थी। दूसरा पार्ट होता है बेटा मध्य मस्तिष्क, जिसको मेसेनसिफ्लोन कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, पहले ये पूछा गया था, अब ये पूछ सकता है भाई नेक्स्ट। ठीक है ना, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा आपका, मध्य मस्तिष्क होता है। 2 इसके पार्ट होते हैं, कार्पोरा क्वाइडेज रेमाइना और क्रूरा सेरिब्राई। क्लियर है ना। उसके बाद तीसरा पार्ट है भाई पश्च मस्तिष्क, जिसको रोम्बेनसिफ्लोन कहा जाता है। सबसे पहले तो इसका एक पार्ट हो गया पोन्स वैरालो, ये क्या करता है, श्वसन को नियंत्रित करवाता है भाई। ठीक है ना, रेस्पिरेशन सिस्टम को। उसके बाद भाई सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या होता है, यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरा बड़ा भाग पूछे, थोड़ा सा डिफरेंस है सेरिब्रम और सेरिबेलम के अंदर। ठीक है, इसको छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। छोटा मस्तिष्क मतलब है नाना पाटेकर वाला भाई, छोटा दिमाग।
ठीक है ना, छोटा मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। तीव्र गतिविधियों को हैंडल करवाता है ये, जैसे दौड़ना, टाइपिंग करना और बात करना, ये सब इसके काम होते हैं बेटा। ठीक है ना। उसके बाद आ गया मेंडुला ओब्लागेंटा, इसी का पार्ट है ये, श्वसन और कार्डियक सेंटर होता है भाई। आपसे पूछ ले आपके हार्ट का सेंटर बिंदु कौन है, तो हार्ट का कोई पार्ट न होके किसका पार्ट होता है वो, ब्रेन का। और ब्रेन का कौन से पार्ट का भाई, पिछले ब्रेन का। ठीक है ना, कौन सा, कार्डियक सेंटर। मेंडुला ओब्लागेंटा काम क्या होता है भाई, जो उल्टी आने की प्रोसेस होती है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख रहा हूँ मैं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट। ठीक है, छींकना, स्नीजिंग करना, लार, सलाइवा, निगलना, कोई चीज़ अंदर हम निगलते हैं मुंह के थ्रू, ठीक है, खाना खाते हैं जैसे खाना निगलते हैं, तो वो सब किसका पार्ट है भाई, मेंडुला ओब्लागेंटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, सारा का सारा। ठीक है ना। फिर आ गया भाई हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर का थर्मोस्टेट होता है ये। थर्मोस्टेट का मतलब होता है तापमान को कंट्रोल करने वाला। कोई भी भावना है, नींद है, प्रजनन है आदि का केंद्र क्या कहलाता है भाई, हाइपोथैलेमस। यह शरीर के किसको भाई, कार्बोहाइड्रेट, ब्लड प्रेशर और वाटर बैलेंस को क्या करता है बेटा, नियंत्रित करता है। उसके बाद ये कुछ आपकी 7 डिजीज हैं जो ब्रेन से संबंधित। सबसे पहले देखिए, इनको दिखाने का काम करता हूं मैं, इन 7 बीमारियों को दिखाने का काम करता हूं। सबसे पहले डिजीज आई आपकी अलेक्सिया, चोट लगने से पढ़ने में असमर्था, जो सब चाहते हैं भाई पढ़ने में असमर्था हो जाए। अमनेसिया, भूलने की बीमारी, किसी ने इंपॉर्टेंट काम बोल दिया, वो भूलने की बीमारी हो गई। अनलगैसिया, दर्द के प्रति असंवेदनशीलता, मतलब दर्द फील नहीं होता। एनेस्थेसिया, भावों का अभाव, एनेस्थेसिया इंजेक्शन देते हैं ना। इंसोम्निया, नींद का अभाव, सॉन्ग भी है ना भाई इंसोम्निया से, ठीक है ना, मतलब नींद नहीं आती। अनोसनिया, गंध के पहचान का अभाव, मतलब गंध में समझ में नहीं आएगी। और डिसलेक्सिया, ये तो सभी को होती है, पढ़ने लिखने में कठिनाई। ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से आ जाओ बेटा, यहाँ से क्या है, ये वजन है 1200 से 1400 ग्राम, रेंज में पूछे तो, एग्जैक्ट पूछे 1400 ग्राम, या फिर आपको 50 के अंदर दे तो 1350 ग्राम और 1250 ग्राम। सबसे हल्का मस्तिष्क था किसका भाई, एल्बर्ट आइंस्टीन का। क्लियर है ना भाई बात। तो ये था बेटा आपका ह्यूमन ब्रेन से संबंधित। ठीक है ना, ह्यूमन ब्रेन से संबंधित हमने सारा पढ़ लिया भाई। यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, एक टॉपिक हो गया कंप्लीट आपका ये। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, लास्ट के अंदर सभी विटामिन के स्रोत मैं सारे डिस्क्राइब करूंगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि विटामिन जो सी का स्रोत होता है वो एग होता है, यानी कि अंडा होता है। ठीक है ना, विटामिन सी नहीं बेटा, विटामिन ए। ठीक है ना, विटामिन ए, विटामिन सी का तो ये है विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन को बता देता हूँ भाई मैं। ठीक है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो होता है वाटर सोल्यूबल, क्या होता है बेटा, वाटर सोल्यूबल। और एक होता है बेटा फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। ठीक है, वसा घुलनशील कौन से होते हैं बेटा आपके, शॉर्ट फॉर्म में याद रखोगे, कीड़ा, के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और इसमें कौन सा बच गया भाई, बी और सी बच गया सिर्फ। ठीक है ना, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं आपके। सबसे ज़्यादा जो फैमिली होती है वो विटामिन बी की होती है। आपसे विटामिन B1 पूछ लेगा, ठीक है ना, B2, B3, B5, B6, B7 आएगा बेटा, B9 आएगा और B12 आएगा। ये विटामिन बी की फैमिली है बेटा, सारी की सारी आपकी। ठीक है ना। अभी के लिए सिर्फ विटामिन ए का समृद्ध स्रोत क्या है बेटा, आपका एग है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक क्या कहलाता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ब्लड प्रेशर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर यानी कि जिसको रक्तचाप कहा जाता है, ये धमनियों में बहने वाला रक्त होता है भाई, धमनियों में, धमनियों का मतलब आर्टरी। ठीक है, धमनियों में बहने वाला रक्त होता है ये, बहने वाला रक्त। क्लियर है भाई बात। अच्छा, उसके बाद देखो इसके अंदर और क्या है, आपका जो बीपी होता है, बीपी कितना होता है, 120/80 mm मरकरी पारे के देख में मापा जाता है भाई ये। ठीक है ना। अब 120 को क्या कहा जाता है, 120 को बोला जाता है सिस्टोलिक। क्या बोला जाता है,
सिस्टोलिक, और 80 को क्या बोला जाता है भाई आपका डाइस्टोलिक, डाइस्टोलिक। ठीक है, तो मैक्सिमम कौन सा है आपका 120 है भाई, तो उच्चतम कौन सा हो गया, सीधा दिखाई दे रहा है आपको सिस्टोलिक। डायस्टोलिक आपको पता चल गया। हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन क्या होता है ये और बता देता हूँ भाई मैं आपको। देखो जो ये सी पार्ट है यानी कि हाइपोटेंशन, ये निम्न दाब के कारण होता है, मतलब निम्न दाब होता है इसमें, निम्न दाब होता है। ठीक है, निम्न दाब का मतलब बीपी लो होता है भाई, बीपी लो होता है, क्लियर है। और हाइपरटेंशन में क्या होता है, बीपी हाई होता है, बीपी क्या होता है बेटा, हाई होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती हैं, वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन। देख लो बेटा, ये सीधी सीधी सारा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ये हार्ट हो गया, ये आपके शरीर के अंग हो गए, ठीक है ना। हृदय से अंगों तक खून कौन लेके आया भाई आपका, हृदय से अंगों तक खून लेके आया धमनी, यानी कि आर्टरी लेके आई। और कैसा खून लेके आई बेटा, शुद्ध रक्त लेके आई। ठीक है, अंगों से हृदय तक खून कौन लेके जाता है बेटा आपका, सिरा यानी कि वेन्स लेके जाती हैं। और कैसा खून लेके जाती हैं बेटा, अशुद्ध रक्त लेके जाती हैं, यानी कि इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं, इम्प्योर ब्लड, जिसमें किसकी मात्रा होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की। और शुद्ध रक्त में किसकी मात्रा होती है बेटा, ऑक्सीजन की। अच्छा, इसका अपवाद है भाई, अपवाद क्या है, एक धमनी का नाम है पल्मोनेरी आर्टरी। ठीक है, एक मात्र ऐसी धमनी होती है जो अशुद्ध ब्लड को कैरी करती है भाई, अशुद्ध ब्लड पहुंचाती है। सिरा में भी एक्सेप्शन है बेटा आपका, अपवाद है। अपवाद क्या है, वही भाई पल्मोनेरी वेन, ये क्या करती है भाई आपके प्योर ब्लड को लेके जाती है। प्योर का मतलब शुद्ध, ये दोनों करना भाई, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछने लग जाए भाई, शरीर की, शरीर की सबसे बड़ी धमनी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी बेटा बता दो, बता दो कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, जिसको क्या बोलते हैं, एओर्टा भी कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद भाई, शरीर की सबसे बड़ी सिरा, शरीर की बड़ी सिरा कौन सी होती है भाई, वो होती है महासिरा। कौन सी होती है भाई, महासिरा, जिसका इंग्लिश के अंदर नाम होता है वेना केवा। क्या है बेटा, वेना केवा होता है। ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन ये था भाई, रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय तक रक्त पहुंचाने का काम करती है, जो अंग से हृदय तक रक्त पहुंचाएंगी वो कौन है बेटा, आपकी सिरा है। तो राइट आंसर है इसका सिरा। ठीक है, ऑप्शन नहीं भी दे तो काम चल जाएगा भाई। कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अंग नहीं है। देखो भाई बताओ, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक अंग नहीं है, बहुत बार द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको एक बात बता दूं बेटा, कौन ज़रूरी नहीं है, ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है वो बता दूं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल को लेके चलती हैं, और फिर हमें यहाँ पर मिलता है बेटा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश, या फिर साथ में कौन भाई, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु हो बेटा आपकी, मैग्नीशियम धातु होती है। तो क्या बनता है, C6H12O6 बनता है भाई, यानी कि ग्लूकोज बनता है। ठीक है, प्लस में कौन सी गैस भाई, ऑक्सीजन। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपकी। ठीक है ना, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है भाई, CO2 यानी कि ये तो ज़रूरी है, H2O यानी कि जल, क्लोरोफिल ये भी ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश ये भी ज़रूरी है। कौन ज़रूरी नहीं है बेटा, इन ऑप्शनों के हिसाब से तो ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है। तो राइट आंसर क्या बना बेटा इसका, ऑक्सीजन बन गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक निष्कास मानव के लिए हानिकारक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज द मोस्ट हार्मफुल फॉर ह्यूमन। ठीक है ना, एक तो ये दे रखा है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा दे रखा है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड,
और तीसरा दे रखा है बेटा इसके अंदर लेड पार्टिकल, लेड पार्टिकल यानी कि शीशा कण जो हो गए, शीशा कण। और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा आपका कार्बन कण यानी कि कार्बन के पार्टिकल। अब बताओ भाई कौन सा सबसे ज़्यादा हानिकारक है मनुष्य के शरीर के लिए? बताओ भाई बताओ, सोचो। देखिए बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर बनेगा भाई। ठीक है, कौन सा बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इन देखो इन चारों में से सबसे जो अहम यानी कि वो है आपका, वो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बनता कैसे है बेटा? कार्बन ले लिया, फिर ऑक्सीजन ले लिया, और ऑक्सीजन का क्या हो गया बेटा? अपूर्ण दहन हो गया। अपूर्ण दहन मतलब ऑक्सीजन की कमी थी इस टाइम यहाँ पर। ठीक है ना, ऑक्सीजन की क्या थी भाई? कमी भाई। तो क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? दम घोटू गैस कहा जाता है। दम घोटू गैस। ठीक है, अब दम ही घुट गया, फिर कौन सी गैस हमारे लिए यूजफुल है? वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पे पूछ लिया आपको। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है बेटा आपका किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। क्लियर है भाई बात? दूसरे नंबर पर नॉन पोल्यूटिंग होता है बेटा ये, नॉन पोल्यूटिंग यानी कि प्रदूषण नहीं फैलाता। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका मोस्ट पोल्यूटिंग होता है, मोस्ट पोल्यूटिंग यानी कि सबसे ज़्यादा क्या फैलाने वाला बेटा आपका? प्रदूषण फैलाने वाला। लेड पार्टिकल शीशे कण चले जाते हैं, मनुष्य की आंतें कट जाती है बेटा, इंटेस्टाइन कट जाती है, कार्बन चले जाते हैं, फेफड़े लंग्स खत्म हो जाते हैं भाई, लंग्स खत्म हो गई। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं भाई। पुरुषों में गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है? तो आपको पता है भाई पुरुषों के अंदर होता है एक्स और वाई। तो इसका राइट आंसर हो गया बेटा सी। क्लियर है ना, राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा? सी। आपसे पूछ ले थर्ड जेंडर के अंदर, थर्ड जेंडर के अंदर कितने क्रोमोसोम? 47 क्रोमोसोम। आपसे पूछ ले बांझपन के अंदर तो वो कितने क्रोमोसोम? 45 क्रोमोसोम। ये किस वैज्ञानिक ने बताया भाई? आपका क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं इसको साइंस की भाषा के अंदर। और इसको कौन सा सिंड्रोम कहा जाता है? टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है। थर्ड जेंडर कब बनते हैं? जब आपकी मियोसिस प्रक्रिया, इफ मियोसिस हैड सम प्रॉब्लम, हैड सम प्रॉब्लम, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ना, उसमें अगर कुछ गड़बड़ होती है तो 47 क्रोमोसोम होते हैं, वही थर्ड जेंडर होता है। तो पुरुषों के लिए एक्स वाई और एक्स एक्स किसको लिए भाई बेटा? महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। और ये जो बोल रहा है ये थर्ड जेंडर है बेटा आपके। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए भाई। अस्थि और दांतों का मुख्य घटक क्या होता है? बिल्कुल इजी आंसर, इजी क्वेश्चन है भाई। तो अस्थियों का और इसका हमारा होता है बेटा कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट इज द राइट आंसर। कैल्शियम प्लस में फास्फोरस। ठीक है ना, कैल्शियम प्लस में फास्फोरस। क्लियर है ना भी बात? नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आगे। सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर में किस विटामिन की प्राप्ति होती है? बिल्कुल आसान, विटामिन डी। ठीक है ना, विटामिन को मैं अभी इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल लास्ट के अंदर सभी विटामिन को करेंगे हम, जिस टाइम पे वीडियो खत्म होगी सभी विटामिन को एंड करेंगे। मानव शरीर में निम्न में से क्या सुखंडी से प्रभावित होता है? विच अफेक्ट ऑफ रिकेटस। तो रिकेटस से क्या प्रभावित होते हैं बेटा आपके? बोलो, क्या बोला भाई हमने? अस्थियां यानी कि बोन्स। ठीक है ना, क्योंकि विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है आपको रिकेटस। हड्डियां मुड़ जाती हैं भाई, हड्डियां मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं यानी कि कुब्बड़पन आ जाता है शरीर के अंदर, कुब्बड़पन। क्लियर है ना भी बात? देखिए बेटा ये आ गया भाई, ये डायग्राम है, इसके अंदर आपको बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा होगा। इस पार्ट का नाम होता है यकृत। क्या नाम है बेटा? यकृत यानी कि लीवर। ये होता है बेटा अमाशय। अमाशय का मतलब होता है स्टमक, जो जे के आकार का, जे के आकार का ये जो हिस्सा है ना, ये होता है बेटा बड़ी आंत। ठीक है ना, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो अंदर पार्ट है ये है बेटा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन। यहाँ पर होती है बेटा आपकी पित्ताशय, ठीक है, और यहाँ पर होती है बेटा आपकी अग्नाशय। अग्नाशय ये आपके गले वाला पार्ट हो गया, और ये आपका हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, हार्ट, हृदय, क्लियर है। और ये जो कवर है ये आपके बेटा क्या है, ये पसलियाँ हैं भाई, रिब केज है ये, ठीक है। कितने जोड़ी पसलियाँ होती है मनुष्य के अंदर, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। नॉर्मल स्ट्रक्चर था भाई। सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। तो ये एंजाइम है बेटा आपका ये, इसकी जगह पर अगर ये टाइलिन आ जाए वो भी बनेगा, टाइलिन ऑप्शन के अंदर नहीं था तो ठीक है भाई। रेनिन एंजाइम क्या करता है बेटा, ये पेट में पाया जाता है, पेट का मतलब अमाशय। ये क्या करता है भाई, दूध को दही में, दूध को दही में, ठीक है, वो नहीं, वो लैक्टिक अम्ल होता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा, लेकिन दूध को दही मतलब बच्चे के शरीर में, बच्चे के शरीर में। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है बेटा, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है भाई, प्रोटीन का पाचन। ये भी कहाँ पर पाया जाता है, अमाशय के अंदर पाया जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद सलाइवा, देखिए सलाइवा को भी देखेंगे कि लाइपेज वसा को तोड़ने का काम करता है भाई, वसा पे काम करता है, ये प्रोटीन पे, ये स्टार्च पे। और रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध को दही में, बच्चे के शरीर में। उत्तक जो पौधों में जल का परिवहन करता है, पौधों में जल का परिवहन करता है बेटा आपका जाइलम फ्लोएम। ये देख लो यहाँ से, ये पौधा हो गया बेटा, ठीक है ना। अब पौधों में जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम और फ्लोएम, दो प्रकार के उत्तक होते हैं, ये दोनों प्रकार के उत्तक। जल का अगर इसने ले लिया तो जो रसायन वगैरह है, जो रसायन होता है वो किसको पहुंचाएगा बेटा, आपके खाने को पहुंचाएगा, ठीक है। अब देखो बीच में हमने यहाँ पर जाइलम नाम ले लिया, ठीक है। जाइलम काम क्या करता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है, यानी कि रूट से लेके और लीव्स तक काम करेगा। और जो फ्लोएम हमने ले लिया, फ्लोएम, फ्लोएम क्या काम करेगा बेटा, ऊपर से नीचे काम करेगा, यानी कि आपका लीव्स टू रूट काम करेगा भाई, लीव्स टू रूट, ठीक है ना, यानी कि पत्तियों से लेके और जड़ों तक ये काम करेगा, क्लियर है ना भाई बात। नेक्स्ट चलते हैं भाई। शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषध का प्रयोग किया जाता है, शरीर का तापक्रम कम करने के लिए, यानी कि विच मेडिसिन इज यूज टू चेक द लेवल ऑफ टेम्परेचर और फीवर, ठीक है ना, मतलब चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं, वो होता है जवरनाशी, यानी कि एंटीपायरेटिक, ठीक है। पेन किलर ये तो क्या करेगा बेटा, आपके दर्द को कम करेगा भाई, दर्द को कम। एंटीबायोटिक क्या करता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है भाई, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, ठीक है ना। तो बच गया कौन सा बेटा, एंटीपायरेटिक। हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक क्या है, Hb, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे रक्त का रंग जो होता है ना वो लाल रंग होता है, ठीक है ना। आप इसकी फुल फॉर्म से देख लो, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है ना। हीम का मतलब होता है बेटा आपका आयरन, यानी कि फेरस, और ग्लोबिन का मतलब होता है बेटा आपका प्रोटीन, ठीक है ना। यानी कि 5% आपका आयरन होता है, 95% आपका क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है, ठीक है ना बात। उसके बाद तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा हो गया बेटा आपका, लोहा हो गया, यानी कि आयरन हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। उसके बाद देखो कैल्शियम के बारे में अगर मैं बात कर लेता हूँ, Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम, ठीक है ना। ये क्या करता है भाई, सबसे पहले तो दूध के अंदर कैल्शियम होता है, दूसरे आपके न्यूरॉन एक्टिविटी को, न्यूरॉन एक्टिविटी को कंट्रोल करवाता है भाई कैल्शियम, न्यूरॉन एक्टिविटी को क्या करवाएगा बेटा, कंट्रोल करवाएगा। क्लोरीन के बारे में पहले हमने कर लिया भाई, फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस होती है ये। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए बेटा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाएगा, बताओ 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 बताओ। तो टमाटर में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, ऑक्जेलिक। आप इसको इस प्रकार से याद करना, आटा, ठीक है ना, आटे का मतलब ये तो हो गया ऑक्जेलिक, और टे का मतलब हो गया बेटा टमाटर, ठीक है ना।
अब आपसे पूछ ले एसिटिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है भाई? सिरके के अंदर पाया जाता है, सिरका। ठीक है ना, इसको याद करोगे बेटा एसी से। एस ए का मतलब एसिटिक और सी का मतलब बेटा सिरका। ठीक है ना बिल्कुल आसान। उसके बाद फॉर्मिक की बात मैं अगर करता हूँ तो फॉर्मिक का होता है भाई चींटी या मधुमक्खी में पाया जाता है। चींटी या किस में पाया जाता है बेटा? आपका मधुमक्खी के अंदर ये पाया जाता है भाई। ठीक है ना। उसके बाद टार्टरिक, टार्टरिक किसके अंदर पाया जाता है भाई? टार्टर के मतलब इमली के अंदर पाया जाता है, इमली के अंदर। ठीक है ना, इमली के अंदर क्या हो गया बेटा? आपका टार्टरिक हो गया। इसको भी कर सकते हैं भाई ईटा। ठीक है ना, ई का मतलब हो गया बेटा इमली और टा का मतलब हो गया टार्टरिक। ठीक है ना। कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण किसके अंदर होता है भाई? बता दो। बिल्कुल आसान है, क्लोरोप्लास्ट। हर बार नाम लिखते हैं। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट हर बार नाम लिखता हूँ भाई मैं। क्लियर है। अब जो ये क्रोमोप्लास्ट होता है ना, इसका क्या काम है? इसका काम है भाई पत्तियों को रंग प्रदान करना, पत्तियों को रंग प्रदान करना। ठीक है ना, वो इसका काम होता है बेटा, समझ जाओगे। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये वाइट कलर होता है बेटा, वाइट कलर, यानी कि ये मतलब सफ़ेद रंग के लवक होते हैं, सफ़ेद रंग के लवक, यानी कि जिसमें सफ़ेद रंग होगा पत्ती के अंदर, फूल के अंदर, वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट ये आपको पता ही गया प्रकाश संश्लेषण में और हरा रंग भी देता है। क्रोमोप्लास्ट ये पत्तियों को रंग प्रदान करता है अलग अलग तरह के। ठीक है ना, जैसे पपीते में पीला रंग है भाई, पपीते में पीला रंग, वो किसकी वजह से? कैरी कैक्सानथिन के कारण, कैरी कैक्सानथिन के कारण। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मैंने पहले ही बता दिया था भाई आपको, कौन सी है बताओ? एओर्टा, अभी तो बता के हटा था। ये क्या है बेटा? ये सबसे बड़ी सिरा है, सबसे बड़ी सिरा। ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या है? एकमात्र धमनी जिसमें कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? 33 का बताइए बेटा क्या आएगा? तो 33 का आता है ओस्मोसिस। डायलिसिस को हम अपोहन प्रक्रिया भी कहते हैं, अपोहन, यानी कि शरीर में जब किडनी काम करना छोड़ दे भाई, किडनी काम करना छोड़ दे, ठीक है, तब जो अशुद्ध रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, अशुद्ध रक्त को कम करने के लिए, कम करने के लिए भाई, ठीक है ना, उस टाइम पे कौन सी प्रक्रिया करवाते हैं? अपोहन प्रक्रिया करवाते हैं। और ये किसके थ्रू होती है भाई? ओस्मोसिस प्रक्रिया के थ्रू होती है। ठीक है ना। ओस्मोसिस प्रक्रिया होती क्या है अगर आपसे पूछ ले भाई? एक वह प्रक्रिया जिसमें जो लिक्विड होता है आपका, लिक्विड यानी कि जैसे कि पानी हो गया, वो क्या होता है भाई? ज़्यादा मात्रा के घोल से किसकी तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा? कम मात्रा के घोल की तरफ, कम मात्रा के घोल की तरफ। ठीक है, मतलब कोई चीज़ गाढ़ी है वो कहाँ पर जाएगी? कम गाढ़ेपन की जगह पर जाएगी। ठीक है। डायलिसिस जो होती है ना बेटा आपकी, डायलिसिस वो किससे संबंधित है? आपकी किडनी से संबंधित है। और किडनी की जो यूनिट होती है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं भाई, नेफ्रॉन, जिसको बोलते हैं वृक्काणु। और एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं बेटा, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन। कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्पफुल होता है, प्रोटीन संश्लेषण के अंदर राइबोसोम होते हैं बेटा आपके। न्यूक्लिक एसिड तो दो प्रकार के हो गए आपके, डीएनए और आरएनए। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? पावर हाउस ऑफ ए सेल हो गया, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। क्लोरोफिल क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण में हेल्पफुल हो गया भाई, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सी धातु पाई जाती है बेटा? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। समझ में आई ना बात?
नेक्स्ट चलते हैं भाई। श्वसन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऊर्जा के समृद्ध यौगिक कौन से होते हैं? एटीपी पाए जाते हैं भाई, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड, ये तो थकान में शरीर में बनता है। दूसरा, दूध का दही में बदलना, वो भी इसी के कारण होता है बेटा आपका, ठीक है ना। और एटीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा आपकी एडिनो ट्राईफॉस्फेट। 34 एटीपी के अणु बनते हैं बेटा, 34 एटीपी अणु बनते हैं, ठीक है, श्वसन की क्रिया के दौरान। श्वसन को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? बताइए भाई। सीधा सा आंसर है इसका एक्जोथर्मिक जो होती हैं आपकी, यानी कि उष्मा अक्षेपी जो होती हैं, ठीक है ना। एक्जोथर्मिक प्रोसेस का मतलब जिसमें हीट बनती है, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के विपरीत होती है यह विक्रिया। विपरीत कैसे? जैसे हमने जो खाना खाया उसके अंदर किसकी मात्रा थी? ग्लूकोज की, ठीक है। प्लस में हम क्या लेते हैं बेटा? ऑक्सीजन गैस लेते हैं शरीर के अंदर। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्लस में क्या बनता है? पानी बनता है। प्लस में क्या बनता है? हीट। हीट किस रूप में बनेगी? एटीपी के रूप में बनेगी, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट चलते हैं भाई। मानव में उत्सर्ग इकाई क्या है? नेफ्रॉन है बेटा। क्या है? नेफ्रॉन।